तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड। प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड में हमने देखा था चार्ज ऑन कोलॉइड देखा था, टिंडल इफेक्ट देखा था, उसके बाद में हमने कलर ऑफ कोलॉइड्स देखा था। ठीक है, और लास्ट में हमने पढ़ा था आई थिंक ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था और आज आई थिंक हमारा लास्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए अगला टॉपिक कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन, ठीक है। कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन क्या होता है? कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन देखो, जब आपने कभी पनीर बनते हुए देखा होगा कि ठीक है, हमने खूब सारा दूध लिया हुआ है और उसमें जब हम नींबू या कोई एसिड डालते हैं, जनरली नींबू का यूज करते हैं, तो जो क्या होता है उस आपने देखा होगा, तो जनरली होता क्या है कि जो मेरा मिल्क है उससे पानी सेपरेट आउट हो जाता है, पानी ऊपर ऊपर आ जाता है। ठीक है, और जो मिल्क का मेरा सब्सटेंस था वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, पीपीटी बन जाता है उसका। ठीक है, मतलब सेपरेट आउट हो गई दो चीजें। एक्चुअल में होता क्या है कि वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है मिल्क का, तो उसमें जो मिल्क है वो नीचे बैठ जाता है, जैसे हमने उसमें नींबू डाला और पानी मेरा जो है ऊपर आ जाता है। तो वो प्रोसेस क्या होगी मेरी? कोआगुलेशन। और बात करते हैं फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन क्या होगा? आपने देखा होगा कि जैसे मक्खन कैसे बनता है, दही से मक्खन, दही लेते हैं उसको मथते हैं, जो भी करते हैं प्रोसेस, जो घूमता है वो गोल 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 गोल, उसके बाद में जो मक्खन है वो मेरा ऊपर की तरफ तैरने लगता है। ये आपने नोटिस किया होगा, जो मक्खन है वो ऊपर की तरफ तैरने लगेगा, वही मेरा प्रोसेस क्या है? फ्लोकुलेशन। इसको एक थोड़े से डायग्राम से समझ लेते हैं कि कोआगुलेशन मेरा क्या है। कोआगुलेशन देखो समझते हैं कि सपोज ये मेरा एक बीकर है, ठीक है, इसमें सपोज ये मेरा मिल्क है, ठीक है, इसमें मैं जैसे ही नींबू ऐड करूंगा तो क्या होगा? मेरा जो वाटर है वो तो ऊपर की तरफ बन जाएगा, ठीक है, और पनीर जो है वो है ना नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है। तो ये मेरा प्रोसेस कौन सा हुआ? कोआगुलेशन का। अगर मैं फ्लोकुलेशन देखूंगा, फ्लोकुलेशन, ठीक है, जब भी हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एक्चुअली उसको सेंट्रीफ्यूज ही साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो मेरे पार्टिकल्स तैरने लगते हैं, ऊपर जो मेरे पार्टिकल्स तैरने लगते हैं उसको मैं क्या बोलूंगा? फ्लोकुलेशन। समझ रहे हैं कि ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं मेरे पार्टिकल, ठीक है, जैसे मक्खन जो होता है बटर ऊपर तैरने लगता है, लेकिन कोआगुलेशन में क्या होता है? जो मेरा पनीर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसका पीपीटी बन जाता है। पीपीटी बन जाता है। देखते हैं पीपीटी बनता है क्यों है। जब मैंने लास्ट में ही बताया था काउज ऑफ कोआगुलेशन, काउज ऑफ कोआगुलेशन क्यों होता है? ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन, किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं चार्ज? मेरे कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर। कोलोइडल प्रेजेंट ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, कि मेरे चार्ज का जैसे न्यूट्रलाइजेशन होगा वो सेटल डाउन हो जाएंगे। एक बार देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा। कि सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें सपोज नेगेटिवली चार्ज मेरा एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। देखो, जब तक इनके अंदर चार्ज है तब तक इनके अंदर रिपल्शन है, जब तक इनके अंदर चार्ज है तब तक इनके अंदर रिपल्शन है। जैसे ही चार्ज मेरा न्यूट्रलाइज होगा, इन पे कोई चार्ज नहीं बचेगा, तो ये क्या होंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के बीच में कोई इंटरेक्शन बचेगा ही नहीं। देखो, जब तक इंटरेक्शन रहेगा
तब तक ये स्टेबल रहेंगे, तब तक ये कोलोइडल कंडीशन में रहेंगे। जैसे ही इन पे चार्ज हटाया मैंने, वैसे ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही चार्ज हटाएंगे नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं जो लास्ट क्लास में हमने देखा था आई थिंक सर, कि सपोज मेरे पास AgA का एक सॉल्यूशन था, सॉरी कोलोइडल पार्टिकल्स थे AgA के, इसके ऊपर क्या था I माइनस ऐसे कुछ बैठा हुआ था। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया था, देखो ये नेगेटिव चार्ज कोलोइड है या पॉजिटिवली चार्ज, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव, आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये मेरा कौन सा कोलोइड है, नेगेटिवली या फिर नेगेटिव चार्ज कोलोइड। ठीक है, इसको मुझे सेटल डाउन करने के लिए इस पार्टिकल को मुझे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कोई भी कैटायन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन इसमें ऐड करूंगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इसके लिए सपोज ये किसी कंटेनर के अंदर होगा ऐसे, तो इसके अंदर मैं डालूंगा क्या, MgCl2। ठीक है, ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, Mg प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, सॉरी Mg2 प्लस। ठीक है, तो ये जो मेरा पॉजिटिव आयन होगा Mg2 प्लस, ये क्या करेगा, यहां पे आएगा और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये आपस में क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है Mg2 प्लस। ठीक है, इस टाइप से आएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ऐसे इसका PPT बन जाएगा। ठीक है, समझ गए सब। कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन क्या क्या होता है, कोआगुलेशन में क्या होता है कि PPT बन जाता है नीचे की तरफ, फ्लोकुलेशन में ऊपर की तरफ चीजें तैरने लगती हैं। ठीक है, और देख लिया हमने कॉज ऑफ कोआगुलेशन क्या है, कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे ही पार्टिकल्स पे चार्ज हटेगा वैसे ही मेरा PPT बनने लगेगा। ठीक है, चलिए इतना हुआ, आगे देखते हैं कोआगुलेशन पावर, कि ये जो मैं आयन डाल रहा हूं ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि कितने पार्टिकल को ये कोआगुलेट कर पाएगा, इसका फैक्टर क्या है मेरा। ठीक है, लिखते हैं कोआगुलेशन पावर, कोआगुलेशन पावर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्डी सुलजे, हार्डी सुलजे ZE रूल। ठीक है, कोआगुलेशन पावर, देखो कोआगुलेशन क्या पावर बोलती है, कि ये जो हार्डी सुलजे रूल है, कि मेरा जो कोआगुलेशन पावर है, जो मेरी कोआगुलेशन पावर इस प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, कि चार्ज का जो मेरा मैग्नीट्यूड है उसके प्रोपोर्शनल होगी मेरी क्या, कोआगुलेटिंग पावर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, कि सपोज मेरे पास है Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, इस पे चार्ज +1 +2 +3। अब बताइए मुझे कौन सा ज्यादा पावर के साथ कोआगुलेशन कर पाएगा, सोचिए और आंसर दीजिए। दे दिया, चलो देखते हैं। देखो सपोज ये मेरा कंटेनर है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल है।
ठीक है, ये क्या है, निगेटिव कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं Na+ मिलाता हूं, पहला केस में क्या मिलाता हूं, Na+, तो एक Na+ मेरा एक ही आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। समझ रहे हैं कि एक जो मेरा Na+ है वो एक ही नेगेटिव पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ठीक है, दूसरा केस में इसके अंदर मैं क्या मिलाता हूं, Mg2+, यहां पे मेरा एक Mg+ दो नेगेटिव पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, क्योंकि इस पे +2 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है। ठीक है, तो इसमें कितना, एक पार्टिकल न्यूट्रलाइज होगा, इसमें दो, और Al3+ में क्या होगा, सपोज एक नेगेटिव, 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करता हूं, Al3+, तो यहां पे एक एल्यूमिनियम तीन पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज है +3, तो 1 2 3 को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो किसकी पावर सबसे ज्यादा हुई, इसकी पावर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये एक 3 को हैंडल कर ले रहा है, ये एक 2 को हैंडल कर पा रहा है, और ये एक 1 को हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, तो मेरी कोएगुलेशन पावर क्या हुई, कोएगुलेशन पावर क्या हुई, सबसे ज्यादा किसकी होगी, Al3+, फिर Mg2+, फिर किसकी होगी, Na+। समझ रही है चीज, कोएगुलेशन पावर कैसे होगी। ठीक, अब देखते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। अभी तक बात हुई मेरी कोएगुलेशन पावर की, अब देखते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन वैल्यू मेरी क्या है, कोएगुलेशन वैल्यू, देखो कोएगुलेशन वैल्यू को समझते हैं। सपोज ये एक मेरे पास कंटेनर, हर केस में कंटेनर यूज हो रहा है क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल है, इसके अंदर मेरे क्या है, कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, अब देखो ये होता है कोएगुलेशन वैल्यू की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड, कि बाहर से मैं जो सब्सटेंस डाल रहा हूं उसकी मुझे कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि मेरा 1 लीटर का कोएगुलेशन हो जाए। 1 लीटर कोएगुलेशन। ठीक है, कि मतलब वो 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट कर दे। समझ रहे हैं कि सपोज मेरे पास इसके x मोल लिया हूं मैं। ठीक है, कि मुझे कितनी, मतलब कितनी वैल्यू मुझे चाहिए कि मेरा 1 लीटर जो सॉल्यूशन है, ये मेरा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कि मुझे कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी कोएगुलेटिंग एजेंट, मतलब जो कोएगुलेशन करा रहा है, कि मेरा 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन हो जाए। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन है मेरा। ठीक है, देखते हैं इसका भी एक और एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से देखेंगे तो इजीली समझ आएगा कि Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+। देखो ये समझ में आया, ऊपर वाला पहले एक बार फिर से देख लो, फिर इसको सोल्व करना कि मुझे कितने सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए। ठीक है, कीजिए, ऑर्डर बताना है किसका सबसे ज्यादा, मतलब इसमें हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ कोएगुलेशन वैल्यू, बताइए।
चलिए करते हैं। देखो पूछा क्या है, कोआगुलेशन वैल्यू का ऑर्डर पूछा है, और कोआगुलेशन वैल्यू क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर 1 लीटर ऑफ कोआगुलेशन। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस required for coagulation of 1 liter of colloidal solution, कि 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट करने के लिए मुझे कितना अमाउंट चाहिए। ठीक है, देखते हैं। मेरे पास ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें मैं पहले क्या डालूंगा, Na+। सेकेंड केस में क्या डालूंगा, Mg2+। थर्ड केस में बोलो, थर्ड केस में डालूंगा Al3+। ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं। Al3+ का मुझे x मोल लगा, मान लेते हैं कि x मोल रिक्वायर्ड फॉर 1 लीटर ऑफ कोआगुलेशन। ठीक है, कि इसका मुझे x मोल चाहिए Al3+ का कोआगुलेशन के लिए, जिस पे चार्ज कितना, +3। बताओ Mg+2 का x मोल से ज्यादा मोल लगेगा या कम मोल लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक मेरा एटम या एक जो मेरा पार्टिकल है Al3+ का, वो 3 को हैंडल कर ले रहा है। समझ रहे हैं कि एक मेरा 3 को हैंडल कर ले रहा है, तब मेरा x मोल लग रहा है। तो ये तो मेरा 2 को ही हैंडल करेगा। एक 3 को कर रहा था तब x मोल लग रहा था, तो ये 2 को ही करेगा, तो x से ज्यादा अमाउंट इसका यूज करना पड़ेगा मुझे कोआगुलेट करने के लिए, और इसका मुझे और भी ज्यादा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसका मुझे इससे ज्यादा करना पड़ेगा और इससे भी इसका ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही को हैंडल कर पाएगा, ये एक 2 को हैंडल कर पाएगा, ये एक 3 को हैंडल कर पाएगा। अगर इसका x लग रहा है तो इसका x से ज्यादा लगेगा, इसका और ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है? या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि इसके अंदर सपोज इसके अंदर मान लेते हैं कि 300 मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो Al3+ का x अमाउंट लग रहा था 300 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, और इसमें कितना चार्ज है, 3 कर पा रहे हैं, तो इसका मुझे, या फिर इसको छोड़ो, सीधा समझिए इसको। ऐसे करने से क्योंकि कैलकुलेशन आने वाला नहीं है, आपको खाली ऑर्डर पूछेगा, तो ऑर्डर आप समझिए, बस सिंपल सा है। जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका अमाउंट मुझे कम यूज करना पड़ेगा, कि इसमें ज्यादा पावर है ना, इसमें कम पावर है, इसमें और कम पावर है। तो कोआगुलेशन वैल्यू मेरी क्या आएगी, कोआगुलेशन वैल्यू, सबसे ज्यादा मुझे कौन सा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, ये वाला या ये वाला सबसे कम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि चार्ज इस पे ज्यादा है, ये थोड़े से काम चला लेगा, इस पे कम है और इस पे और कम चार्ज है, तो ये मुझे सबसे ज्यादा अमाउंट लगेगा 1 लीटर को कोआगुलेट करने के लिए। तो Na+ जो है वो सबसे ज्यादा, फिर क्या होगा मेरा Mg2+ और फिर सबसे कम Al3+। सारी बात समझ। अब एक फॉर्मूला टाइप हम कुछ बना सकते हैं कोआगुलेशन वैल्यू में और कोआगुलेशन पावर में। ठीक है, तो कोआगुलेशन पावर प्रोपोर्शनल टू 1/,
या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन पावर, ये होगी कोएगुलेशन वैल्यू, कोएगुलेशन वैल्यू। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कोएगुलेशन पावर कोएगुलेशन वैल्यू के। नोट कीजिए ये चीज, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट? देखो इसके कुछ एक दो एग्जांपल लिखा देता हूं मैं आपको कि नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा है और पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा है, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो सपोज मेरे पास नेगेटिव कोलॉइड है, इसके लिए मुझे कौन सा सब्सटेंस रिक्वायर्ड होगा फॉर कोएगुलेशन? नेगेटिव है तो इसके लिए पॉजिटिव चाहिएगा, तो फॉर कोएगुलेशन रिक्वायर्ड कौन सा पॉजिटिव वाला है। सपोज Na+ अभी जो हमने किया है Mg2+ और Al3+। ठीक है, अगर मेरा ये नेगेटिव कोलॉइड है तो सॉरी पॉजिटिव कोलॉइड है, तो इसके लिए मेरे साथ क्या लगेगा? PO4 3- कुछ एग्जांपल है ये आपको थोड़ा सा याद रखना, PO4 3- या PO4 3- और SO3 2- और Cl-। ये कुछ एग्जांपल है, आप लिख लें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो SO4 2- होगा ना, यहाँ हो गया नोट? चलिए चलते हैं आगे देखते हैं मेथड ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन को हम कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, कि कौन कौन से मेरे पास मेथड यूज होंगे। ठीक है, मेथड ऑफ कोएगुलेशन। ठीक, पहला मेथड बाय एडिंग, क्या ऐड करना? इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पनीर के केस में हम क्या क्या ऐड कर रहे थे? मतलब दूध से हम पनीर बनाना है तो क्या ऐड करेंगे? नींबू, तो वो मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। ठीक है, दूसरा देखो इसको डिफाइन में साथ साथ करते जाऊं बोल के आप समझ लेना कि इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। दूसरा मेरा म्यूचुअल कोएगुलेशन। ठीक है, म्यूचुअल कोएगुलेशन में क्या होगा? देखो इसको यही बताते जाता हूं मैं कि मेरे पास सपोज एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड भी है और नेगेटिव चार्ज कोलॉइड भी है। सपोज ये मेरे पॉजिटिव चार्ज वाला है और नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव भी है या नेगेटिव भी है, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन कंटेन बोथ। कौन से चार्ज? कोलोइडल सॉल्यूशन कंटेन बोथ नेगेटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल या कोलोइड पार्टिकल। ठीक है, एंड
पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड पार्टिकल। ठीक है, कि मेरा ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड पार्टिकल को भी रखे और नेगेटिव चार्ज कोलॉइड पार्टिकल को भी रखे, तो ये आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे, करेंगे ना न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव वाले भी इसी में और नेगेटिव वाले भी इसी में, तो ये आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे आपस में, कि कोआगुलेशन ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन कि आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, ये मेरा कौन सा हुआ, म्यूचुअल कोआगुलेशन, कि आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और मेरा कोलॉइड बन जाएगा। ठीक है, तीसरा है एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज्यादा कूल कर देना। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे मिल्क को हम फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे, तो उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। ठीक है, वो क्या किसका एग्जांपल है, ये आपने देखा होगा कि एक सॉलिड सा बन जाता है उसके ऊपर, वो कौन सा है, मेरा एक्सेसिव कूलिंग का एग्जांपल। ठीक है, कि हम बहुत ज्यादा कूल कर देंगे तो उसके वो एक मतलब पीपीटी टाइप में बन जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, अगला है मेरा फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, किसी भी चीज को एक मतलब हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है, बहुत ज्यादा आरपीएम होता है। ठीक है, जैसे हमें मक्खन बनाना है दही से, तो उसमें पानी वानी डाल के उसको घुमाएंगे गोल गोल बहुत ज्यादा आरपीएम पे, तो मेरा कोआगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोसेस क्या होगी मेरी, सेंट्रीफ्यूगेशन। एक और है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हमने देख लिया पहले भी, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रोडायलिसिस आई थिंक, नहीं इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है। देखते हैं इसको, समझते हैं क्या है, या फिर इसको इधर देखते हैं। इलेक्ट्रो कौन सा, 5 नंबर, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है इसको समझना। देखो इलेक्ट्रो नाम आ रहा है, मतलब कुछ लाइट वाइट यूज हो रहा होगा, और हमने पढ़ भी रखा है पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, चार्ज जो मेरे इलेक्ट्रोड है उनकी तरफ मूवमेंट होने लगेगा, किसका, मेरे चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स का। ठीक है, तो सपोज एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ये मेरा पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। यहां पे सपोज मेरा एक पॉजिटिव वाला कोलॉइडल मॉलिक्यूल है, जैसे मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास जाएगा। सपोज एक और है, इधर भी पॉजिटिव वाला है सपोज, तो सब के सब मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये सब के सब पॉजिटिव है, इसके पास जाएंगे और अपना चार्ज इस इलेक्ट्रोड को डोनेट कर देंगे। समझ में आ रही है, जितने भी सॉल्यूशन में पूरे मेरे पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल हैं, वो आएंगे इस इलेक्ट्रोड के पास और अपना चार्ज इस इलेक्ट्रोड को डोनेट कर देंगे और नीचे सेपरेट आउट हो जाएंगे, सॉरी नीचे इनका पीपीटी बन जाएगा, कोआगुलेट हो जाएंगे आपस में इधर। समझ गए, खुद न्यूट्रलाइज हो गए ना। अगर चार्ज होता तो घूमते रहते हैं, जब चार्ज कुछ बचा ही नहीं है, चार्ज अपना सारा का सारा डोनेट कर चुके हैं, तो नीचे यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 तरीके थे कोआगुलेशन को करने के। पहला कौन सा था, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, कि चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, उसकी वजह से बनता है। फिर है म्यूचुअल कोआगुलेशन, ये भी बता दिया आपको।
एक्सेसिव कूलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये 5 तरीके हैं जिसके थ्रू हम बना सकते हैं। अब देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, कि कोलॉइड्स को हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे, कि इनमें कुछ इंप्योरिटीज भी हो सकती है। कोलोइडल की रेंज कितनी होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की? जी हाँ, सही। कितनी? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। जनरली हम देखते हैं कि जो इनमें इंप्योरिटीज होती है हमारी, वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का हम प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्यूरिफिकेशन होगा क्या। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि प्यूरिफिकेशन क्या होता है। कि रिमूवल ऑफ crystalloids from colloidal solution। ठीक है, देखो क्रिस्टलोइड क्या होते हैं। क्रिस्टलोइड साइज में 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, जो कि एक इंप्योरिटी है। ठीक है, क्रिस्टलोइड साइज कितनी होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटे हैं। उन्हीं को रिमूव करना क्या होता है मेरा? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हम इनको प्यूरिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहला है डायलिसिस। जो हम डायलिसिस कराते हैं ना हॉस्पिटल में, वो यही वाला डायलिसिस है। ठीक है, देखो हम इनको किस बेस पे पहले तो अलग कर सकते हैं, ये आप खुद सोचो। जो मेरे कोलोइडल पार्टिकल है उनका साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है, और जो मेरे क्रिस्टलोइड है उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। तो मैं उनको साइज के बेस पे सेपरेट आउट कर सकता हूं कि कोई भी मेथड में यूज करूं जिसमें मेरा साइज का फैक्टर आए। ठीक है, साइज का फैक्टर आएगा तो मैं इसको अलग कर पाऊंगा। ठीक है, तो डायलिसिस में क्या होता है कि सपोज एक कंटेनर, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक पोटली लटका दूंगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन है कुछ, कोई भी नॉर्मल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर होल है छोटे छोटे, और इसके अंदर क्या है मेरा? इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें इंप्योरिटी भी प्रेजेंट है ना, प्योर नहीं है। ठीक है, ये क्या है मेरा? इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो है ये मेम्ब्रेन जिसमें आप देख रहे हैं, ये क्या है मेरी? एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन है मेरी। अब देखो क्या होता है, ये मेरे साइज जो है ना वो इतने छोटे हैं कि ये मेरे होल जो है ये अलाउ करते हैं ओनली पासिंग ऑफ किसको? क्रिस्टलोइड को। खाली क्रिस्टलोइड को ही यहां से बाहर जाने देंगे, समझ रहे? कोलोइडल पार्टिकल्स को नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो इधर लिख सकते हैं दिस membrane allowed to cross only crystalloid
पार्टिकल्स। ये जो मेरी मेमोरी है वो किसको पास करने देगी? ओनली मेरे क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स को। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन इसके अंदर प्योर बच जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक मिनट करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अगला देखता हूं मेरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड मेथड अल्ट्रा, या फिर इसको दे लिख देंगे नीचे छोटा ही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक पेपर यूज होता है, कोई स्पेसिफिक टाइप का फिल्टर पेपर यूज होगा जिसके अंदर होल होंगे छोटे छोटे, और इतने छोटे होल होते हैं, इसमें भी वही साइज का फैक्टर कि इतने छोटे होल होंगे जो खाली अलाउ करेंगे किसको? अलाउ करेंगे ओनली मूवमेंट ऑफ क्रिस्टलोइड्स, नॉट कोलॉइड्स। कोलॉइड्स ऊपर रहेंगे, क्रिस्टलोइड इसके अंदर से पास हो जाएंगे क्योंकि होल इतने छोटे हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। डायलिसिस है और क्या है मेरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। ये दो इंपॉर्टेंट मेथड है किसको प्यूरिफाई करने के? कोलोइडल सॉल्यूशन को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा इमल्शंस, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इमल्शंस। इमल्शन क्या होता है मेरा? मिल्क देखा, मिल्क आपने, मिल्क क्या है? एक मेरा इमल्शन है। किस टाइप का इमल्शन है आपको नहीं पता? अभी देखते हैं। इमल्शन, इमल्शन क्या होता है मेरा? देखते हैं। इमल्शन, देखो इमल्शन क्या होता है कि मेरा एक सॉल्यूशन में या एक लिक्विड में कोई दूसरा लिक्विड आके मिक्स हो जाए, और इतना अच्छे से मिक्स हो कि उन दोनों का फेस सेम हो या फिर अलग भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। आप बस इतना समझे कि दो लिक्विड की मिक्सिंग, उनका फेस सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, होने को तो लिक्विड में ही बनता है इमल्शन। जैसे इसको हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे कि डिस्पर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट ऑफ वन liquid into another लिक्विड। ठीक है, कि एक लिक्विड की मेरी बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? उस मिक्सचर को इमल्शन। ठीक है, अब देखो इमल्शन मेरे दो टाइप के होते हैं मेनली। इमल्शन मेरे दो टाइप के होते हैं। इमल्शन, ठीक है, पहला होगा ऑयल वाटर फेज, या फिर ऑयल इन वाटर इमल्शन बोलते हैं उसको, तो वो थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। ऑयल वाटर इमल्शन। दूसरा वाटर इन ऑयल इमल्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑयल इन वाटर,
तो मेरा ऑयल क्या हुआ, डिस्पर्सन फेज हुई है, डिस्पर्सन मीडियम। ऑयल को किस में मिक्स कर रहे हैं हम, वाटर के अंदर, ठीक है। तो कम अमाउंट में मेरा क्या अवेलेबल है, ऑयल। तो ये क्या हुई मेरी डिस्पर्सन फेज, ठीक है। राइट चलिए क्या, ठीक है। ये क्या हुआ, डीपी, ऑयल इन वाटर फेज, ठीक है। कि ऑयल को हम मिला रहे हैं किसमें, वाटर के अंदर। और तो वाटर मेरा क्या हुआ, डिस्पर्सन मीडियम, डीएम, ठीक है। यहां पे मेरा वाटर को मैं किस में मिला रहा हूं, ऑयल के अंदर। तो वाटर क्या हुआ मेरा, डीपी या डीएम, वाटर थोड़ी क्वांटिटी में है तो ये हुआ मेरा डीपी, और ऑयल क्या हुआ मेरा डीएम, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ एग्जांपल हैं ऑयल के, ऑयल वाटर का। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं हम इसका, मिल्क, मिल्क किसका एग्जांपल, ऑयल इन वाटर का, ठीक है। और इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं बटर, बटर या फिर क्रीम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखो एक टर्म आती है इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो हेल्प करे इमल्शन को स्टेबल रहने में, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होगा कि सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू स्टेबलाइज इमल्शन। कुछ सब्सटेंस है जिनको हम अगर ऐड कर देंगे इन इमल्शन के अंदर तो मेरा जो इमल्शन का जो भी सॉल्यूशन है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम लिखें कि सब्सटेंस which is used to stabilize emulsion, ठीक है। कि ऐसे सब्सटेंस जो इमल्शन को स्टेबल रहने में मेरी हेल्प करे उसको मैं क्या बोलूंगा, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। जैसे ऑयल इन वाटर का एग्जांपल है कि एग्जांपल फॉर ऑयल इन वाटर, कि इसका एग्जांपल अगर वाटर ऑयल का मेरा कोई इमल्शन है तो इसमें कौन सा एजेंट होगा जो इसको स्टेबल रहने में मेरी हेल्प करेगा। एग्जांपल प्रोटीन और जिलेटिन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल किसके लिए, वाटर इन ऑयल के लिए, इसका होगा हेवी मेटल सॉल्ट, हेवी मेटल सॉल्ट्स। कि कोई भी हेवी मेटल सॉल्ट होगा वो हेल्प करेगा किसमें, इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर वाटर इन ऑयल, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, फैटी एसिड भी होगा इसका, फैटी एसिड्स, ठीक है। ये इतनी बात हुई। अब देखते हैं हम आइडेंटिफाई करना कि मेरा इमल्शन कौन से टाइप का है। इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं कि मेरा कोई भी हमको एक इमल्शन दे दिया, ठीक है, एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिक्स करके दे दिया। अब हमको पता करना है कि वो जो मेरा मिक्सचर है वो वाटर इन ऑयल फेज है या फिर ऑयल इन वाटर फेज है। दो ही फेज है मेरे पास, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के मेरे पास तीन मेथड है। तो देखते हैं, आइडेंटिफाई
टाइप ऑफ इमल्शन, टाइप ऑफ इमल्शन, कि मेरा जो इमल्शन है वो कौन सी टाइप का है। इसके मेरे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका देखता हूं मैं, डाइल्यूशन। ठीक है, पहला तरीका मेरा कौन सा है, डाइल्यूशन। ठीक है, दूसरा कंडक्टिविटी, ठीक है, तीसरा मेरा डाई टेस्ट। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं हम सारे के सारे। पहला कौन सा है मेरा, डाइल्यूशन। दूसरा मेरा कौन सा है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। और तीसरा कौन सा मेरा, डाई टेस्ट, कि डाई ऐड करके मैं देखूंगा कौन सा है, कंडक्टिविटी। ठीक है, पहला देखता हूं मैं डाइल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्रोसेस फॉलो कर, इधर वाला मिटा दूं क्या मैं, थोड़ा इधर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इमल्शन लूंगा, जो मेरे को इमल्शन टेस्ट करने के लिए दिया होगा वही वाला। इमल्शन ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, उसमें वाटर ऐड करूंगा। एडेड वाटर। पहला कैसे, कि मेरा जो वाटर है उस सॉल्यूशन में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, इफ वाटर डिसॉल्व। ठीक है, पहला केस है मेरा वाटर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। दूसरा डिसॉल्व ना हो, ये भी तो हो सकता है कि पानी मेरा अलग फेज बना ले। देखो डिसॉल्व होना और नहीं होने का मतलब मैं आपको बता देता हूं क्या है, कि मेरा पूरा सॉल्यूशन एक जैसा एक फेज का बने, वो तो मेरा होगा डिसॉल्व फेज। और अगर इसके दो लेयर बन जाए, सपोज ऊपर मेरा एक ऑयल का लेयर है और नीचे एक मेरा पानी का लेयर है। ठीक है, ये सपोज मेरा है ऑयल और ये है मेरा वाटर, तो ये डिसॉल्व नहीं हुआ, ये वाला डिसॉल्व हो गया। ठीक है, इफ वाटर डिसॉल्व। और सेकंड केस, इफ वाटर नॉट डिसॉल्व। अगर पानी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया तो वो मेरा फेज कौन सा बनेगा, बताओ तो। वो फेज बनेगा मेरा ऑयल इन वाटर फेज। एग्जांपल से समझते हैं। देखो सपोज मेरे पास मिल्क है, मिल्क मेरे को पता है ऑयल इन वाटर फेज होता है। अगर मैं उसके अंदर पानी मिला दूं, ठीक है, ऑयल इन वाटर फेज के अंदर मैं पानी मिला दूं तो पानी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। तो वो मेरा कौन सा होता है, ऑयल इन वाटर फेज। ठीक है, सेकंड मेरा, इफ वाटर नॉट डिसॉल्व। अगर पानी डिसॉल्व नहीं हुआ तो वो कौन सा होगा मेरा, वाटर इन ऑयल फेज। समझ रही है बात। अगला देखते हैं कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी समझने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सपोज, देखो इतना तो आपको पता ही होगा, बहुत इंटेलिजेंट है। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है वाटर का, इसके अंदर मैं डालूंगा सॉल्ट, सपोज NaCl। तो NaCl डिसॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से, पानी है इसके अंदर। अगर मेरे पास इसमें क्या है, ऑयल, इसके अंदर मैं डालूंगा क्या, NaCl, तो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। क्या NaCl हमेशा पानी में डिसॉल्व होता है, कभी भी किसमें, ऑयल में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, चलिए समझते कंडक्टिविटी। इसमें फिर मैं वही करूंगा, इमल्शन लूंगा मेरा, इमल्शन लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें लाइट फ्लो करूंगा।
करंट फ्लो करूंगा, या फिर सॉरी करंट फ्लो नहीं करूंगा, पहले मैं काम करूंगा कि इसमें ऐड करूंगा कोई भी सॉल्ट। जैसे पहले यहाँ ऐड कर रहे थे ना NaCl, उसी टाइप से मैं सॉल्ट ऐड करूंगा। तो एडिशन ऑफ सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ऐड करूंगा, ठीक है। फिर मैं उसमें क्या करूंगा, कंडक्टिविटी चेक करूंगा। इफ कंडक्टिविटी इंक्रीज, अगर मेरी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो मेरा कौन सा फेज होगा, तो मेरा फेज होगा ऑयल इन वाटर फेज। इफ कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो मेरा कौन सा होगा, वाटर इन ऑयल फेज। इसको नोट करें एक बार। हुआ नोट? चलो देखो क्या देखा था इधर अभी हमने, इफ कंडक्टिविटी इंक्रीज तो कौन सा होगा मेरा, ऑयल इन वाटर फेज। इफ कंडक्टिविटी डिक्रीज तो कौन सा होगा मेरा, वाटर इन ऑयल फेज। क्यों होगा इसको समझते हैं कि सपोज मेरे पास पानी है, इसके अंदर मैं जैसे सोल्ट डालता हूं, कोई भी सोल्ट, सपोज NaCl, तो ये Na+ की फॉर्म में, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, मतलब आयन की कंसेंट्रेशन मेरी बढ़ जाएगी। और जैसे ही मेरी आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे मेरी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? देखो जैसे ही मैंने सोल्ट ऐड किया इमल्शन के अंदर, अगर वो आयन में टूट गया, आयन में टूट जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी मतलब उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है। और ये कौन सा होता है, ये मेरा DP होता है ऑयल वाला, ये मेरा क्या है DP, और ये क्या है मेरा DM। ये क्या मेरा DP और ये क्या मेरा DM, मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो आराम से वो टूट जाएगा। लेकिन अगर कंडक्टिविटी मेरी डिक्रीज होती है, या डिक्रीज नहीं, इसको हम ऐसे बोलते हैं इफ कंडक्टिविटी रिमेन सेम। अगर मेरी कंडक्टिविटी सेम रहती है, कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरा कौन सा होगा, वाटर इन ऑयल फेज। क्योंकि मैं जो सॉल्ट डालूंगा, NaCl अगर मैं डालता हूं NaCl, तो ये NaCl की फॉर्म में ही रहेगा अंदर भी, ये ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो मेरी कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला देखता हूं डाई टेस्ट। ठीक है, डाई, देखो डाई मैं इमल्शन लूंगा, फिर वही काम करूंगा। इमल्शन क्या करूंगा मैं, एडिशन ऑफ डाई को ऐड करूंगा। अब देखो दो केस हो सकते हैं, या तो मेरा कलर चेंज हो जाए या फिर कलर चेंज ना हो। अगर मेरा कलर चेंज नहीं होता है तो मेरा कौन सा फेज होगा, ऑयल इन वाटर फेज। तो लिखता हूं इफ कलर नोट चेंज, कलर चेंज नहीं होता है तो मेरा होगा ऑयल इन वाटर फेज। इफ कलर चेंज अकर, इफ अगर मेरे को कलर चेंज दिखता है अकर, तो कौन सा होगा मेरा, वाटर इन ऑयल फेज। ठीक है, ये तीन टेस्ट है, अच्छे से ध्यान में रखें। पहला है डाइल्यूशन, दूसरा कंडक्टिविटी, तीसरा मेरा डाई टेस्ट। पहला केस डाइल्यूशन में पानी डाला, अगर पानी मेरा पूरी तरीके से डिसोल्व हो गया तो मेरा कौन सा होगा, ऑयल इन वाटर फेज। दूसरा क्या है मेरा, इसी के अंदर अगर पानी डालता हूं और वो डिसोल्व नहीं होता है तो कौन सा होगा मेरा, वाटर इन ऑयल फेज। ठीक है, अगला कंडक्टिविटी, इमल्शन डालता हूं, अगर आयंस बन जाएंगे, पानी डालूंगा तो कंडक्टिविटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो कौन सा होगा, ऑयल इन वाटर, और कंडक्टिविटी सेम रही तो मेरा कौन सा होगा, वाटर इन ऑयल फेज। ठीक है, तीसरा मेरा डाई टेस्ट, अगर कलर चेंज मेरा नहीं होता है तो कौन सा, ऑयल इन वाटर, और कलर चेंज हो जाता है तो वाटर इन ऑयल फेज।
ठीक है, एक छोटी सी टर्म्स और है, वो आप लिखिए, एक फॉर्मूला है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है? फिर खत्म आज का चैप्टर। आप देखो गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर क्या होता है? देखो ये होता है वेट ऑफ लायोफिलिक, वेट ऑफ लायोफिलिक सॉल्व इन mg divided by volume of gold, volume of gold soul in ml into 10। ये एक गोल्ड नंबर का फॉर्मूला है जो आप याद रखें, सीधा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, गोल्ड नंबर निकालना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सोल इन ml into 10। तो ये आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू। हम आगे भी ऐसे वीडियो लेक्चर बनाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।